की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। कमेंट में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। बिहार में बुजुर्गों के लिए बड़ा अभियान, 35 लाख आयुष्मान कार्ड बनेंगे। केंद्र सरकार की घोषणा के तहत बिहार में 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड उपलब्ध कराने का अभियान शुरू हो गया है। राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने बताया कि इस आयु वर्ग के लोगों की संख्या 50 लाख से अधिक है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से योजना से जोड़ा जाएगा। अब तक 3.90 लाख बुजुर्गों को कार्ड जारी हो चुका है। इन कार्डों के जरिए सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। अगले महीने से सभी जिलों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां ऑन द स्पॉट पंजीकरण और कार्ड वितरण होगा। फिलहाल 30 से 35 लाख बुजुर्गों को जोड़ने का लक्ष्य है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सीएम भाजपा का तय, विभागों का बड़ा खेल। रिवर्स मोड से नए समीकरण। नई सरकार के गठन के बाद एनडीए में विभागों के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मुख्यमंत्री भाजपा से होने की स्थिति में विभागों का आवंटन रिवर्स मोड में किया जा सकता है, यानी भाजपा के पास रहे विभाग जदयू को और जदयू के पास रहे विभाग भाजपा को मिल सकते हैं। इससे कार्य विभागों में सबसे ज्यादा बदलाव की संभावना है। पथ निर्माण विभाग भाजपा से जदयू को जा सकता है, जबकि ग्रामीण कार्य विभाग जदयू से भाजपा को मिल सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और समाज कल्याण विभागों में भी फेरबदल संभव है। गृह विभाग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। क्या यह फिर से मुख्यमंत्री के पास जाएगा या जदयू कोटे के उप मुख्यमंत्री को मिलेगा? उद्योग और ऊर्जा विभाग पर भी खास नजर है, क्योंकि निवेश और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार इन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। शराबबंदी पर बड़ा दावा, 3 से 4 महीने में हटेगा कानून, पीके बोले। वो जिसे चाहेंगे वही बनेगा। सीएम बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शराबबंदी कानून पर बहस तेज हो गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि राज्य में आर्थिक हालात बिगड़ने के चलते सरकार अगले 3 से 4 महीनों में शराबबंदी हटाने को मजबूर हो सकती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, ठेकेदारों का भुगतान अटका है और पंचायत योजनाओं के लिए फंड की कमी है। पीके ने आरोप लगाया कि बहुमत जुटाने में भारी खर्च के कारण राज्य का खजाना दबाव में है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह अमित शाह के प्रभाव में काम करेगा और नीतियां बिहार नहीं बल्कि गुजरात मॉडल को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। उन्होंने मुफ्त बिजली के नाम पर जनता पर बोझ बढ़ाने का भी आरोप लगाया। नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं और केवल चेहरा बनकर पेश किए जा रहे हैं। पीके का दावा है कि वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति कहीं और केंद्रित है। बिहार में गर्मी बढ़ते ही प्रशासन ने कसी कमर। अगलगी रोकने के लिए एडवाइजरी जारी। तेज पछुआ हवाओं और बढ़ते तापमान को देखते हुए बिहार प्रशासन ने अगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि राहत बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने आदेश दिया कि आग लगने की सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी और अनुमंडल आपदा प्रबंधन पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों का संचालन करें। बड़ी घटनाओं की स्थिति में जिला स्तरीय अधिकारी भी तुरंत पहुंचेंगे। फायर ब्रिगेड को अविलंब घटनास्थल पर पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर पॉलीथीन शीट, नकद अनुदान, वस्त्र और बर्तन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। घायलों का इलाज और मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था की जाएगी। बिजली और गैस सिलेंडर से आग रोकने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सिलेंडर को हमेशा खड़ा रखें, रेगुलेटर फिट करने के बाद पानी से जांचें और सुरक्षा कैप लगाकर रखें। लालू नहीं झुके तो बेटा भी नहीं झुकेगा। आरजेडी मंच से तेजस्वी का सियासी संदेश। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव नहीं झुके तो उनका बेटा भी कभी नहीं झुकेगा। तेजस्वी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राजद हमेशा विचारधारा की राजनीति करती रही है और देश को नुकसान पहुंचाने वाले बिलों का संसद से सड़क तक विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार पर लगातार मुकदमे कर राजनीतिक बदलाव को रोकने की कोशिश की गई।
तेजस्वी ने अल्पसंख्यक समाज पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा राजद को समर्थन दिया है। उन्होंने संविधान बनाम विचारधारा की लड़ाई का दावा करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देने की अपील की। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय। 14 अप्रैल को नीतीश का इस्तीफा, 15 को नई सरकार का शपथ ग्रहण। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन इस्तीफा देंगे और 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे से पहले नीतीश अपनी अध्यक्षता में आखिरी कैबिनेट बैठक करेंगे। यह बैठक पहले 2 बार टल चुकी थी, लेकिन अब इसे अंतिम रूप से आयोजित किया जाएगा। इस्तीफा खरमास समाप्त होने के दिन होगा, जिसे नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। शनिवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और लखेंद्र रोशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इसी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। शपथ ग्रहण समारोह इस बार गांधी मैदान के बजाय लोक भवन में होगा। नए मुख्यमंत्री के नाम पर अब भी सस्पेंस बरकरार है और अंतिम निर्णय भाजपा के शीर्ष नेतृत्व स्तर पर लिया जाएगा। 48 घंटे में बिहार की राजनीति नई दिशा लेगी। बिहार में अगले 2 दिन बढ़ेगी गर्मी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा। पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने से बिहार का मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में तापमान तेजी से बढ़ेगा और हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। दक्षिणी जिलों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, जबकि अन्य भागों में यह 32 से 36 डिग्री के बीच रहेगा। शनिवार को पटना और अरवल में हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि डेहरी में 37.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। सुबह और शाम की नमी से मौसम सामान्य बना रहा, लेकिन दोपहर में धूप ने गर्मी का एहसास बढ़ा दिया। इस्लामाबाद वार्ता विफल। ट्रंप ने दी ईरान को खुली धमकी। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई लंबी शांति वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। करीब 20 घंटे चली इस बैठक को 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच सबसे अहम माना जा रहा था, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ी बाधा बना। वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिकी नौसेना अब इस जलमार्ग में जहाजों पर नजर रखेगी और नाकेबंदी शुरू करेगी। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? सोशल मीडिया पर श्रेयसी सिंह के समर्थन में चर्चा तेज। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार की राजनीति में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हलचल तेज हो गई है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार नए नए नामों की चर्चा हो रही है। इनमें सबसे अधिक चर्चा जमुई की भाजपा विधायक और मंत्री श्रेयसी सिंह को लेकर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर उनके समर्थन में पोस्ट और वीडियो वायरल हो रहे हैं। एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है और भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं। सीएम पद की रेस में भाजपा खेमे से दिलीप जायसवाल, मंगल पांडेय, राजीव प्रताप रूडी, रेणु देवी, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम शामिल हैं। धर्मशीला गुप्ता और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भी संभावित चेहरों में गिने जा रहे हैं। जदयू खेमे से निशांत कुमार का नाम चर्चा में है। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है कि राज्य की कमान किसके हाथों में जाएगी। छात्रा के प्यार में पागल हुआ शिक्षक, नौकरी गई, भीड़ ने पीटा, पुलिस ने हिरासत में लिया। सदर थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल का कंप्यूटर शिक्षक 9वीं की छात्रा के प्रति एक तरफा जुनून में इस कदर फंसा कि नौकरी गंवाने के साथ भीड़ की पिटाई और पुलिस कार्रवाई तक बात पहुंच गई। आरोपी शिक्षक महीनों से छात्रा को व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक मैसेज भेज रहा था और उसका पीछा करता था। परेशान छात्रा ने परिजनों को बताया और जाल बिछाया। जब शिक्षक उसके घर के पास पहुंचा तो परिजनों और मोहल्ले वालों ने उसे पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसका सिर फट गया।
सूचना पर पुलिस पहुंची और किसी तरह उसे भीड़ से बचाकर हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आया कि छात्रा ने पहले ही स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी और आरोपी को नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पुलिस का कहना है कि अब तक पीड़ित पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है। 700 करोड़ की लागत से संवरेंगे नेपाल से सटे बिहार के गांव वाइब्रेंट विलेज योजना का पहला चरण भारत नेपाल सीमा से सटे बिहार के गांवों की तस्वीर बदलने जा रही है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पहले चरण में 143 गांवों का विकास किया जाएगा। इसके लिए करीब 700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है। सिर्फ किशनगंज जिले के 22 गांवों के लिए 112 करोड़ की योजनाओं का डीपीआर तैयार कर सरकार को भेजा गया है। गृहमंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद इस योजना को तेजी मिली। नो मेंस लैंड से अतिक्रमण हटाने के साथ ही विकास कार्यों की रूपरेखा तय की गई। योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकना और उन्हें सुरक्षित व जीवंत बनाना है। इसके तहत 24 घंटे बिजली, सौर ऊर्जा, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्वच्छ पेयजल, स्मार्ट क्लासरूम, वेलनेस सेंटर और बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे। स्थानीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देकर पर्यटन सर्किट तैयार होगा। युवाओं और महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। औषधीय जड़ी बूटियों की खेती, सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जाएगा। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, मलबा, चीखें और मातम में डूबा इलाका शनिवार शाम कटिहार जिले के कोढ़ा के बसगाढ़ा दादपुर के बीच का दृश्य दिल दहला देने वाला था। तेज रफ्तार बस और पिकअप की टक्कर ने सड़क पर मौत और मातम का मंजर बना दिया। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही एक स्कॉर्पियो और 3 बाइक भी हादसे की चपेट में आ गईं। सड़क पर घायल लोग तड़प रहे थे और परिजन अपनों को तलाशते भटक रहे थे। चारों ओर चीखें और मदद की पुकार गूंज रही थी। स्थानीय लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। किसी ने एम्बुलेंस को सूचना दी तो कई लोग निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाने लगे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में रेफर किया गया। अस्पताल परिसर में भी स्थिति बेहद मार्मिक रही। अपनों को खोने का गम लिए परिजन रोते बिलखते नजर आए। एक ही गांव के कई लोगों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन पीछे छूटे परिवारों के लिए यह दर्द शायद कभी कम नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 मधुबनी में जमीन की रसीद के अभाव में 100 लाभुकों का अनुदान अटका। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फेज 2.0 के तहत करीब 100 से अधिक लाभुकों का अनुदान भुगतान अटक गया है। वजह यह है कि इन लाभुकों के पास जमीन की मालगुजारी रसीद उपलब्ध नहीं है। वार्ड 19 के ये सभी बाज़गीत पर्चाधारी हैं, जिन्हें 2 दशक पहले राजनगर अंचल कार्यालय से जमीन मिली थी। वे उसी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन रसीद के अभाव में योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। लाभुकों ने 2 साल पहले आवेदन किया था और बाज़गीत पर्चा की प्रति भी जमा की थी। बावजूद इसके पहली किस्त जारी नहीं हो सकी। सुरेंद्र सदाय, उपेंद्र सदाय और रामरतन सदाय समेत कई लाभुकों ने बताया कि वे कई बार दफ्तरों का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार यही जवाब मिलता है कि बिना रसीद भुगतान संभव नहीं है। इस समस्या को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है। वार्ड पार्षद और भूस्वामी संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। नगर आयुक्त ने कहा कि योजना के तहत रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। गरीब लाभुकों की उम्मीदें फिलहाल अधर में लटकी हैं। नवादा में 15 अप्रैल को लगेगा सोलर लोन मेला। पीएम सूर्य घर योजना का मिलेगा लाभ। नवादा जिले में 15 अप्रैल को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र बुधौल में सोलर लोन मेले का आयोजन होगा। जिलाधिकारी रवि प्रकाश के निर्देश पर यह कार्यक्रम तय किया गया है। कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार भारती ने बताया कि बिहार में बैंकों द्वारा करीब 45% ऋण आवेदन तकनीकी कारणों से रद्द कर दिए गए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है। इस मेले का उद्देश्य इन्हीं त्रुटियों को सुधार कर तत्काल स्वीकृति प्रदान करना है। जो लोग अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, वे भी इस मेले में भाग ले सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल और छत के स्वामित्व का प्रमाण पत्र जरूरी होगा।
योजना के तहत 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि लागत 3 से 4 साल में वसूल हो जाती है और इसके बाद 25 वर्षों तक लगभग मुफ्त बिजली मिलती है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रथम चरण में 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण तेज। 3 शहरों की बदल जाएगी सूरत पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। गजट प्रकाशित होने के बाद दावा आपत्ति का दौर शुरू हो चुका है और अब तक 400 से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। जिला प्रशासन इन्हें निस्तारित करने में जुटा है। केंद्र सरकार से वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद यह परियोजना हैम मोड में बनाई जाएगी, जिसमें 40% हिस्सेदारी सरकार की और 60% निर्माण एजेंसी की होगी। एजेंसी टोल से लागत वसूलेगी। पहला पैकेज वैशाली के मीरंजर अरेजी से रोसड़ा के भिड़हा तक 84.5 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 10,083 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा पैकेज भिड़हा से सरौंजा तक 51.8 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 8,564 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह राज्य की सीमाओं के भीतर बनेगा। इसके बनने से पटना से पूर्णिया की दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय होगी। परियोजना के लिए 2,236 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें निजी, सरकारी और वन भूमि शामिल है। सीमांचल के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। भागलपुर में अगले 3 दिन तेज धूप, बारिश की कोई संभावना नहीं। भागलपुर में मौसम का मिजाज लगातार गर्म होता जा रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री और न्यूनतम 18.6 डिग्री दर्ज किया गया। औसत आर्द्रता 46% रही। दिन में तेज धूप और शुष्क हवा ने गर्मी का एहसास बढ़ा दिया, जबकि रात में हल्की ठंडक से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। रविवार को तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। सोमवार और मंगलवार को भी सूरज की तीखी किरणें दिन भर गर्मी बढ़ाएंगी। हवा की गति धीमी रहने से उमस का एहसास भी बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दोपहर के समय तेज धूप से बचें। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यूपी में ओवरलोड डंपर ट्रकों की धरपकड़, 8 सीज, 10 लाख जुर्माना उड़ई में ओवरलोड डंपर और ट्रकों के खिलाफ शनिवार रात बड़ा अभियान चलाया गया। झांसी कानपुर हाईवे पर झोलहूपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 6 मोरंग लदे ओवरलोड डंपर पकड़े गए। चालकों के पास रॉयल्टी के कागज नहीं मिले। सभी वाहनों को सीज कर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 8 मोड़ के पास 2 ट्रक भी पकड़े गए। इस कार्रवाई की सूचना खनिज विभाग और एआरटीओ को दी गई। चेकिंग की जानकारी मिलते ही कुछ ही देर में डंपरों का निकलना बंद हो गया। इसी दौरान सिरसा कलार के नूरपुर गांव में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर छापेमारी की गई। कई ट्रैक्टर चालक भाग निकले, लेकिन एक जेसीबी को पकड़कर सीज कर दिया गया। अधिकारियों ने साफ किया है कि बिना स्वीकृति के मिट्टी खनन पर लगातार कार्रवाई होगी।